साल 1996, जगह हैदराबाद का पुराना शहर यानी चार मीनार। यह वो दौर था जब इस इलाके से सांप्रदायिक तनाव की खबरें आम बात थी। ऐसे ही एक तनावपूर्ण माहौल के दौरान पुलिसिया गोली से एक नौजवान की मौत हो जाती है। इस खबर से इलाके के लोगों में गुस्सा था। गुस्साए लोग पहुंचे इलाके के विधायक तक। लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई कर लौटा तेज तर्रार नौजवान विधायक, एक ऐसा विधायक जो विधानसभा में बोलता तो विरोधी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। लोगों की अपील के बाद इस विधायक ने चंद्रबाबू नायडू की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आंध्र प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से मांग की कि पुलिस की गोली से मारे गए नौजवान के मामले पर विधानसभा में बहस कराई जाए। मुख्यमंत्री इस मांग पर राजी हो गए और इस बहस की तारीख तय हुई 12 दिसंबर 1996। इस तारीख को लेकर भी विवाद हो गया क्योंकि 11 दिसंबर 1996 को इस नौजवान विधायक की शादी थी। उसने इल्जाम लगाया कि जानबूझकर उसकी शादी के ठीक अगले दिन बहस की तारीख तय की गई है ताकि वो बहस में हिस्सा ना ले सके। लेकिन सूबे की सरकार ने उस विधायक के जज्बे को ठीक से आंका नहीं था। लोगों को लग रहा था कि शादी के अगले दिन वो विधायक कहां ही विधानसभा पहुंच पाएगा। लेकिन ये कयास तब धरे के धरे रह गए जब शादी के ऐन बाद बहस के दिन उस विधायक ने ठीक 7 बजे पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में कदम रखा और जोरदार भाषण दिया। और आने वाले सालों में विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सारे तथ्यों और दलीलों के साथ बहस ही इस नौजवान नेता की पहचान बन गई। सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। तो किस्सा के इस एपिसोड में आज कहानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से लगातार 5 बार के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की, जिनके नेतृत्व में मजलिस सिर्फ हैदराबाद या तेलंगाना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रभाव रखने वाली पार्टी बन गई। सुनाएंगे आपको कहानी हैदराबाद के इस लड़के की जिसकी पहली मोहब्बत राजनीति नहीं क्रिकेट थी। कैसे एक नेता का बेटा लंदन से लॉ की पढ़ाई करता है और फिर राजनीति में कदम रखता है। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM की कहानी भी सुनाएंगे जिस पर पाकिस्तान परस्त होने का तमगा चस्पा था और फिर कैसे असदुद्दीन ओवैसी के दादा ने इसे AIMIM में तब्दील कर दिया। क्या है वो किस्सा जब ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी को अपनी वफादारी साबित करने के लिए हजारों की भीड़ के सामने कुरान हाथ में लेकर कसम खानी पड़ी। बात होगी उस लव मैरिज की जिसने ओवैसी के परिवार में दरार पैदा कर दी। क्या था अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान जिसने असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को ग्रहण लगा दिया था। बात उस वाकये की भी होगी जब असदुद्दीन ओवैसी को सरेराह जमीन पर घसीटा गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हैदराबाद मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद ऐसा क्या हुआ कि ओवैसी पर मुस्लिम युवकों की अनदेखी का इल्जाम लगा और कैसे ओवैसी ने मीडिया के जरिए अपनी पैठ बनाई और पूरे देश में मशहूर हो गए। आखिर क्यों AIMIM को भाजपा की बी टीम कहा जाता है? वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने से आखिर ओवैसी को परहेज क्यों है? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव और ये किस्सा है असदुद्दीन ओवैसी का। तारीख 13 मई 1969। हैदराबाद के मशहूर सियासतदान और AIMIM के प्रमुख सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। असदुद्दीन के बाद अकबरुद्दीन, फिर बुरहानुद्दीन और एक बहन आमिर सुल्ताना है। असदुद्दीन ओवैसी की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में ही हुई। स्कूल के दिनों का एक दिलचस्प किस्सा है। हैदराबाद में चुनाव होने को थे। असदुद्दीन ओवैसी की उम्र उस वक्त महज 10 साल थी। AIMIM चुनावी मैदान में थी, रैलियां हो रही थी। ओवैसी ऐसी ही एक रैली में शामिल होने के लिए चले गए और रैली में माइक पकड़कर भाषण देने लगे। बात पिता सलाउद्दीन ओवैसी तक पहुंची। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को खूब फटकार लगाई।
कहा, अभी तुम्हारी उम्र राजनीति करने की नहीं है, फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन ना तो ओवैसी का मन पढ़ाई लिखाई में था और ना ही राजनीति में। ओवैसी का दिल अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा लगता था तो वो था क्रिकेट। लंबा रनअप लेने वाला गेंदबाज जिसे बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाने का शौक था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद ओवैसी ने हैदराबाद के प्रतिष्ठित निजाम कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन दिल पढ़ाई लिखाई से ज्यादा अब भी क्रिकेट में ही लगता था। असदुद्दीन ओवैसी के कॉलेज के दोस्त और पुलिस अधिकारी सीवी आनंद बताते हैं कि ओवैसी एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे, लेकिन उनका बॉलिंग एक्शन थोड़ा फनी था। हालांकि परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। कभी लोकल लीग में उनका नाम मशहूर क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद के साथ लिया जाता था। मीडिया से बातचीत के दौरान ओवैसी बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में क्रिकेट के लिए वो खूब क्लासेस बंक करते थे। इधर क्रिकेट की दुनिया में मग्न ओवैसी के पिता सलाउद्दीन चाहते थे कि उनका बेटा विदेश जाकर कानून की पढ़ाई करे। ओवैसी ने पिता की बात मान ली और वकालत की पढ़ाई करने के लिए साल 1989 में लंदन चले गए। यहां उनका दाखिला लिंकन इन कॉलेज में करा दिया गया। लंदन जाने के बाद ओवैसी की जिंदगी में क्रिकेट पीछे छूटता चला गया। ओवैसी लंदन तो पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें खाना बनाना नहीं आता था। लंदन में बावर्ची की सहूलियत भी नहीं थी। ओवैसी को ऑमलेट और नूडल्स जैसी आम चीजें भी बनानी नहीं आती थी। इस परेशानी में ओवैसी के लिए राहत बने उनके एक क्लासमेट, जिनका नाम था अभिषेक। अभिषेक पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते थे। अभिषेक और ओवैसी की दोस्ती सिगरेट पीने से शुरू हुई थी। लंदन में रहते हुए ओवैसी एक चेन स्मोकर बन चुके थे। हालांकि बाद में उन्हें अपनी सेहत का एहसास हुआ तो इस बुरी आदत से तौबा कर ली। अभिषेक और ओवैसी की दोस्ती इतनी खास थी कि बरसों तक अभिषेक ओवैसी को खाना बनाकर खिलाते रहे। लंदन के दिनों का एक और किस्सा है। ओवैसी को घर से ज्यादा फिजूल पैसे नहीं मिलते थे। पिता सांसद थे, फिर भी बाकी भारतीयों की तरह पॉकेट मनी के लिए ओवैसी ने पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू की। कभी स्टोर में हेल्पर बने तो कभी सफाई का भी काम किया। ओवैसी बताते हैं कि कैसे उन्हें मैकडी में नौकरी मिली और शुरुआत में उन्हें पोछा लगाने तक का काम दिया गया। पूरे 4 सालों तक लंदन में रहने के बाद साल 1994 में असदुद्दीन ओवैसी ने लॉ का फाइनल एग्जाम दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो परीक्षा पास कर पाएंगे। इसी बेफिक्री में वो घूमने के लिए शिकागो निकल पड़े। रिजल्ट का दिन आ चुका था। शिकागो से ही ओवैसी ने अपने दोस्त अभिषेक को फोन मिलाया, पूछा रिजल्ट कैसा रहा। पता चला अभिषेक फेल हो गए और ओवैसी पास होने की खबर जब सांसद पिता सलाउद्दीन को मिली तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया। उस वक्त भारत में रात के करीब 1:30 बज रहे थे। सांसद पिता बीच रात में ही बेटे के पास होने की खुशी में मिठाइयां बंटवाने लगे। इस खुशी की सबसे बड़ी वजह थी उनके बेटे ने गांधी, नेहरू और पटेल की तरह विदेश से वकालत की डिग्री हासिल कर ली थी। खैर, लंदन से लॉ की डिग्री लेने के बाद असदुद्दीन ओवैसी वापस हैदराबाद लौटते हैं और वहीं से होती है उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत। लेकिन ओवैसी की राजनीति को समझने से पहले हमें उनकी पार्टी AIMIM को समझना होगा, जिसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत है ताकि यह समझा जा सके कि कैसे पाकिस्तान परस्त एक ऑर्गेनाइजेशन को असदुद्दीन ओवैसी के दादा ने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का रूप दिया जो भारत के संविधान के अनुसार चलने की कसम खाती है। साथ ही हैदराबाद की उस वक्त की राजनीति पर भी एक नजर मारेंगे, जिसके चलते ओवैसी को ना चाहते हुए भी राजनीति में कदम रखना पड़ा। हैदराबाद आजादी से पहले ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। यहां एक राजघराने की हुकूमत थी जिन्हें निजाम कहा जाता था। इसी हैदराबाद में एक शख्स रहता था, नाम नवाब महमूद नवाज खान। महमूद नवाज खान निजाम की हुकूमत के समर्थक थे। हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय को एक करने के उद्देश्य से उन्होंने एक संस्था की नींव रखी जिसका नाम था मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM। जैसे जैसे भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा था, हैदराबाद के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा था। MIM पर मुस्लिम आबादी को भड़काने के आरोप लग रहे थे। इधर MIM की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में आ चुकी थी जो पहले रजाकारों का नेता हुआ करता था। नाम था कासिम रिजवी। रजाकार यानी ऐसे लोग जो भारत से अलग मुल्क पाकिस्तान का समर्थन करते थे। 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे। पाकिस्तान बनने पर मुहर लग चुकी थी, लेकिन भारत अब भी करीब 565 अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। इन्हीं में से एक था
हैदराबाद। निजाम हुकूमत हैदराबाद के भारत में विलय के पक्ष में नहीं थी। एमआईएम का नेता कासिम रिजवी निजाम के फैसले के साथ खड़ा था। इस बीच रजाकारों ने हैदराबाद में खूब हिंसा की। हिंदुओं के साथ साथ उन मुसलमानों का भी खून बहाया गया जो भारत में शामिल होना चाहते थे। ऐसे में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में फौज उतार दी और 17 सितंबर 1948 को निजाम हुकूमत ने घुटने टेक दिए। रजाकारों की हार हुई। इधर कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। एमआईएम के जितने भी दूसरे बड़े लीडर्स थे वो पाकिस्तान चले गए। एमआईएम के दफ्तर दारुसलाम को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। पूरे 10 सालों तक एमआईएम पाबंदियों के घेरे में रही। 1957 में कासिम रिजवी की रिहाई हुई। उसने एमआईएम को जिंदा करने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। थक हार कर वो पाकिस्तान फरार हो गया। इन सबके बीच एक पढ़ा लिखा नौजवान सामने आया जिसने एमआईएम की पुरानी पाकिस्तान परस्त छवि से अलग इस संस्था को एक नई विचारधारा की ओर ले जाने की पहल की। उस नेता का नाम था बैरिस्टर अब्दुल वहीद ओवैसी। वहीद ओवैसी ने एमआईएम यानी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम बदलकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम कर दिया और उसे एक राजनीतिक पार्टी बना दिया। एआईएमआईएम ने पार्टी का नया संविधान बनाया जिसके तहत तय किया गया कि यह पार्टी भारतीय संविधान के मुताबिक चलेगी। 1960 में एआईएमआईएम ने पहली बार हैदराबाद नगर निगम का चुनाव लड़ा। एआईएमआईएम ने 64 सीटों में से 29 पर उम्मीदवार उतारे जिनमें से 19 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। धीरे धीरे एआईएमआईएम ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। इधर अब्दुल वहीद ओवैसी ने अपने बेटे सलाउद्दीन ओवैसी की भी राजनीति में एंट्री करा दी थी। पहले वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़े, वहां जीत दर्ज की। इसके बाद वो हैदराबाद की चार मीनार सीट से विधायकी लड़कर जीते। 1975 में अब्दुल वहीद ओवैसी की मौत हो गई। सलाउद्दीन ओवैसी पार्टी के मुखिया बने। कहा जाता है कि सलाउद्दीन ओवैसी काफी आक्रामक नेता हुआ करते थे जो धर्म की राजनीति करते थे। हेट स्पीच के चलते उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1980 के दशक में हैदराबाद बार बार सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आता रहा। इसकी एक बड़ी वजह राम जन्मभूमि विवाद से पैदा हुआ तनाव था। इधर उत्तर भारत में राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ रहा था। उधर हैदराबाद में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था। इसी दौर में सलाउद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने के कई आरोप लगे। साल 1984 में देश भर में लोकसभा चुनाव हुए। सलाउद्दीन ओवैसी इस बार हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। हैदराबाद में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। सलाउद्दीन ओवैसी को राम जन्मभूमि विवाद का खूब राजनीतिक फायदा मिला। चुनाव हुए और नतीजा सलाउद्दीन ओवैसी के पक्ष में गया। जीत ऐसी रही कि इसके बाद आज तक हैदराबाद की सीट एआईएमआईएम के हाथों से नहीं निकली। साल 1986 में फिर से नगर निगम के चुनाव हुए। इस चुनाव में एआईएमआईएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अगले कई सालों तक शहर के मेयर एआईएमआईएम से ही रहे। फिर आया 6 दिसंबर 1992 का दिन। इस दिन कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। हैदराबाद में एक बार फिर दंगे भड़क उठे। इस बार तनाव सिर्फ हैदराबाद की सड़कों पर ही नहीं था बल्कि एआईएमआईएम के भीतर भी था। पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान ने सलाउद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुपचाप बैठकर कांग्रेस के साथ मिलकर राम जन्मभूमि आंदोलन को बढ़ने दिया। धीरे धीरे यह बात हैदराबाद के आम लोगों के बीच फैलने लगी कि सलाउद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय का साथ नहीं दिया। अपने ऊपर लगे आरोपों के जवाब में सलाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद की मशहूर मक्का मस्जिद पहुंचे। मस्जिद परिसर में भारी भीड़ जमा थी। भीड़ के सामने सलाउद्दीन ओवैसी ने इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान को हाथ में लिया और उसे अपने माथे से लगाकर कहा कि उन पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद है। उन्होंने कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। सलाउद्दीन ओवैसी ने भीड़ के सामने ऐलान किया कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं और मेरी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाए और अगर अमानुल्लाह झूठ बोल रहा है तो वो और उसकी औलाद बर्बाद हो जाए। इस टकराव के बाद एआईएमआईएम दो हिस्सों में बंट गई। अमानुल्लाह खान ने अलग पार्टी बना ली जिसका नाम रखा मजलिस बचाओ तहरीक यानी एमबीटी। यह वही दौर था जब सलाउद्दीन ओवैसी के बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी लंदन से वकालत पूरी कर हैदराबाद आ चुके थे और यहीं से उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है।
ये साल 1994 की बात है। बाबरी विध्वंस को 2 साल बीत चुके थे। हैदराबाद के मुसलमानों के बीच बाबरी की यादें ताजा थीं। इन 2 सालों में हैदराबाद दंगों की चपेट में कई बार आ चुका था। एआईएमआईएम पर बाबरी विध्वंस के बाद चुप्पी के आरोप लग रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद हैदराबाद आ चुके थे। तब कहा जाता था कि एआईएमआईएम रिक्शा चलाने वालों की पार्टी है। 1-2 लोगों को छोड़कर पार्टी के भीतर कोई पढ़ा लिखा चेहरा नहीं था। पिता सलाउद्दीन ने ओवैसी को पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी राजनीति करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन पिता के कहने पर उन्हें चुनाव में उतरना पड़ा। लिहाजा 1994 में असदुद्दीन ओवैसी ने एआईएमआईएम के टिकट पर हैदराबाद की चार मीनार सीट से चुनाव लड़ा और मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को औंधे मुंह गिरा दिया। ओवैसी ने करीब 40,000 वोटों से चुनाव जीता। असदुद्दीन ओवैसी अब विधायक बन चुके थे। खैर, साल 1995 आ चुका था। इसी साल असदुद्दीन ओवैसी के परिवार में एक ऐसी घटना हुई जब उनके परिवार में एक लव मैरिज के चलते दरार पड़ गई। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के गुलबर्ग शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें एक ईसाई लड़की से प्यार हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे। अकबरुद्दीन ने इस बारे में अपने पिता से बात की, लेकिन पिता राजी नहीं हुए। इसके बावजूद अकबरुद्दीन ओवैसी ने पिता के फैसले के खिलाफ जाकर उस ईसाई लड़की से शादी कर ली। जब यह बात ओवैसी परिवार तक पहुंची तो मानो घर में कयामत आ गई। सलाउद्दीन ओवैसी बेटे के इस फैसले से आग बबूला हो गए और उन्होंने अकबरुद्दीन को घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। अकबरुद्दीन करीब 3 साल तक घर से दूर अपनी पत्नी के साथ इधर उधर भटकते रहे। इस दौरान उनकी पत्नी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपना नाम फरजाना रख लिया। इस सबके बावजूद सलाउद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन से नाराज थे। फिर आया साल 1998। सलाउद्दीन ओवैसी की तबीयत काफी बिगड़ गई। तब अकबरुद्दीन पिता से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद बाप बेटे के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी और आखिरकार सलाउद्दीन ने बेटे अकबरुद्दीन और बहू फरजाना को अपना लिया। इस साल परिवार की दूरियां तो मिट गई थी, लेकिन इसके अगले ही साल एक वाकया ऐसा हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी कभी भूल नहीं पाते। साल 1998 की बात है। हैदराबाद में सांप्रदायिक तनाव लगातार बना हुआ था। इसी दौरान चार मीनार इलाके से गणेश चतुर्थी का जुलूस निकला। कुछ जगहों पर पत्थर फेंके जाने की खबरें तेजी से फैलने लगी। खबर मिलते ही उस इलाके के विधायक असदुद्दीन ओवैसी मौके पर पहुंचे। ओवैसी के मुताबिक वो वहां सिर्फ इसलिए पहुंचे थे ताकि हालात काबू में आ सके, लेकिन आंध्र प्रदेश पुलिस ने उन पर भीड़ को उकसाने और दंगा भड़काने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में ओवैसी करीब 6 हफ्तों तक जेल में रहे। यह पहला मौका था जब असदुद्दीन ओवैसी को जेल जाना पड़ा। इस घटना का जिक्र करते हुए ओवैसी बताते हैं कि नायडू बाबू की टीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार उन्हें परेशान करने के लिए ये सब कर रही थी। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मामला अदालत में पहुंचा तो उसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि ओवैसी एक ही समय पर 5 अलग अलग जगहों पर मौजूद थे, जो बिल्कुल भी संभव नहीं था। ओवैसी जेल तो गए, लेकिन उनके समर्थकों के बीच यह संदेश गया कि उनकी आवाज उठाने वाले नेता को सरकार प्रताड़ित कर रही है। और इसी घटना के बाद हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय के बीच ओवैसी की लोकप्रियता और तेजी से बढ़ने लगी। इस घटना से ठीक 1 साल बाद एक बार फिर गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। तारीख थी 22 सितंबर 1999। एक बार फिर पत्थरबाजी हुई। ओवैसी एक बार फिर मौके पर पहुंचे, लेकिन इस बार उन्हें जेल नहीं हुई। उन्हें आंध्र प्रदेश की पुलिस ने खूब पीटा। कैरवन मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी बताते हैं कि उन्हें खबर मिली कि हैदराबाद के पुराने शहर में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है और कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी हुई है। वो तुरंत मौके पर पहुंचे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। उस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एन चंद्रबाबू नायडू, जिनका बीजेपी के साथ गठबंधन था। वो एक बार फिर से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे। एआईएमआईएम कांग्रेस के साथ मिलकर उनके खिलाफ प्रचार कर रही थी। ओवैसी जब पीड़ित महिलाओं से मिलकर बाहर निकल रहे थे, तभी राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ओवैसी के मुताबिक उन्हें जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा गया, उन्हें सड़क पर घसीटा गया। बकौल ओवैसी इसी दौरान उन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि ऐसे नहीं मरेगा, गोली मारो इसे।
किस्मत से स्थानीय थाने के एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार वहां पहुंच गए, जिनमें एक हिंदू और एक मुसलमान था। उन्होंने ओवैसी को बचाने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ के लोग तब भी मारते रहे। इस हमले में ओवैसी इतने घायल हुए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उन्हें 13 टाके आए। इस घटना के बाद एआईएमआईएम के समर्थक शहर बंद का आह्वान करना चाहते थे, लेकिन सलाउद्दीन ओवैसी ने ऐसा करने से मना कर दिया। ओवैसी बताते हैं कि जब वो अस्पताल में थे, तभी उनके पिता का फोन आया। पिता ने ओवैसी से कहा कि अस्पताल में इतने दिनों पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। राजनीति में आए हो तो अंग्रेजियत छोड़नी होगी। राजनीति में अपने लिए समय और सुकून जैसी कोई चीज नहीं होती। अस्पताल से जल्दी आओ, पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाओ। साल 1999 में आंध्र प्रदेश में एक बार फिर विधानसभा चुनाव हुए। असदुद्दीन ओवैसी अपनी चार मीनार सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। इसी साल परिवार से दूर रहे अकबरुद्दीन भी एआईएमआईएम के चुनाव चिन्ह पर लड़ते हैं। उनके सामने थे अमानुल्लाह, वही अमानुल्लाह जिन्होंने एआईएमआईएम से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी एमबीटी बनाई थी। चुनाव हुए और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने पिता के चिर प्रतिद्वंदी को मात दे दी। अमानुल्लाह और उनकी पॉलिटिकल पार्टी एमबीटी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता चला गया। इधर असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी का राजनीतिक करियर भी शानदार रहा। वो 1984 से लेकर 2004 के बीच हैदराबाद लोकसभा से लगातार 6 बार चुनाव जीते। 51 साल की राजनीति में उन्हें कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। लेकिन साल 2004 आते आते सलाउद्दीन ओवैसी की तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव ना लड़ने का फैसला किया। सलाउद्दीन ओवैसी ने यह जिम्मेदारी सौंपी अपने बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी को। यह पहला मौका था जब असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले थे। हैदराबाद लोकसभा मुस्लिम बहुल इलाका है। पिता की विरासत पहले से थी। असदुद्दीन ओवैसी ने लंदन से लौटने के बाद ही खुद को इस्लामिक गेटअप में ढाल लिया था। वो मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने लगे थे। इस्लाम धर्म के हर फिरकों के धार्मिक नेताओं से मिलने जुलने लगे थे, चाहे वो शिया हो या फिर सुन्नी। इन वजहों से असदुद्दीन ओवैसी की पहचान एक मजबूत मुस्लिम लीडर की बनने लगी थी। साल 2004 का लोकसभा चुनाव करीब था। हैदराबाद से टीडीपी बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रही थी। ओवैसी के सामने टीडीपी का कैंडिडेट था। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए कह दिया कि नायडू सेकुलर भारत के लिए खतरा है, क्योंकि उनका झुकाव संघ परिवार की तरफ है। ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि प्रवीण तोगड़िया और अशोक सिंघल जैसे आरएसएस के बड़े हिंदूवादी नेता आंध्र प्रदेश आते हैं और अपनी गतिविधियां चलाते हैं। इसके पीछे नायडू की ही हरी झंडी है। नायडू उस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बहरहाल चुनाव हुए। असदुद्दीन ओवैसी करीब 1,74,000 वोटों के मार्जिन से जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। वक्त यूं ही गुजरता गया। फिर आया साल 2008। अगले साल फिर से आंध्र प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने वाले थे। लेकिन इसी साल एआईएमआईएम सदर सलाउद्दीन ओवैसी का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद एआईएमआईएम की कमान असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में आ गई। पिता सलाउद्दीन ओवैसी के निधन के बाद असदुद्दीन ओवैसी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि एआईएमआईएम के पुराने वोटर अब भी उसी मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहेंगे या फिर नहीं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन था। 2004 के मुकाबले ओवैसी के सामने एक मजबूत चुनौती खड़ी थी, जिसका नाम था जाहिद अली खान। कहा जा रहा था कि हैदराबाद की पढ़ी लिखी आबादी जाहिद के साथ है। जाहिद उर्दू अखबार सियासत के एडिटर थे और कभी एआईएमआईएम का हिस्सा रह चुके थे। लेकिन साल 2005 के बाद असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके रिश्तों में कड़वाहट आ गई और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कैरवन मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जाहिद का कहना था कि उन्होंने एआईएमआईएम इसलिए छोड़ी क्योंकि पार्टी हैदराबाद मेडिकल कॉलेज के लिए संदिग्ध डोनेशंस ले रही थी और इसी मुद्दे पर दोनों के बीच खुला टकराव हो गया। पार्टी छोड़ने के बाद जाहिद लगातार ओवैसी पर हमलावर रहे। उस वक्त सियासत अखबार ने तो यहां तक दावा कर दिया कि असदुद्दीन ओवैसी लंदन में अपनी वकालत की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। जवाब में ओवैसी ने मीडिया के सामने अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेज और सर्टिफिकेट पेश किए और अखबार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। दोनों के टकराव के कई किस्से हैं। इनमें से एक किस्सा मार्च 2007 का है। एक शाम जाहिद अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी एक बाइक सवार ने उनकी कार की खिड़की पर दस्तक दी।
जाहिद ने शीशा नीचे किया। शीशा नीचे होते ही किसी ने उन पर सीवेज का गंदा पानी फेंक दिया। जाहिद ने इस हमले के पीछे भी असदुद्दीन ओवैसी का हाथ बताया। हालांकि ओवैसी ने इस आरोप को गलत बताते हुए घटना की कड़ी निंदा की। कैरवन मैगजीन के मुताबिक साल 2009 के चुनाव प्रचार के दौरान जाहिद पर पत्थर भी फेंके गए और इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी टीडीपी के एक कार्यकर्ता को डंडा मारते हुए कैमरे में कैद हो गए। उन पर दंगा भड़काने का आरोप लगा, लेकिन ओवैसी का कहना था कि वो शख्स वोटिंग के दौरान गड़बड़ी कर रहा था, जिसके चलते उन्होंने उस पर डंडा बरसाया। इधर साल 2004 से 2005 के बीच हैदराबाद में वामपंथी पार्टियां कई सालों बाद खुद को दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। एआईएमआईएम को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कैरवन मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सीपीआईएम के एक स्थानीय नेता एम श्रीनिवास बताते हैं कि एआईएमआईएम के लोग उनके कार्यकर्ताओं को मारते धमकाते थे। यहां तक कि उनके राज्यसभा सांसद पी मधु के साथ भी मारपीट की गई। इन तमाम आरोपों के बावजूद साल 2009 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी लगातार दूसरी बार हैदराबाद से संसद पहुंचे। इस बार उनके वोट प्रतिशत में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ। इसके साथ ही राज्य विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 7 सीटें भी जीती थी। लेकिन इससे ठीक पहले हैदराबाद में एक ऐसी घटना हुई थी जिसको लेकर ओवैसी को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। वो घटना थी हैदराबाद का मक्का मस्जिद बम धमाका। साल 2007 का मई महीना था। शुक्रवार का दिन था। इसी दिन मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ते हैं और इस दौरान मस्जिदों में भारी भीड़ होती है। जगह थी हैदराबाद की मक्का मस्जिद। जुमे की नमाज खत्म होते ही मस्जिद के अंदर एक बम धमाका हुआ। इस धमाके में कुल 9 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए, जिसके बाद हैदराबाद में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। शहर में भारी पुलिस तैनात कर दी गई। इसी दौरान पुलिस पर आरोप लगे कि उसने 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। पुलिस ने कहा कि मक्का मस्जिद धमाका इस्लामिक विचारधारा के अंदरूनी टकराव की वजह से हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार विदेशी ताकतों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती रही। उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। वाईएस राज चंद्रशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे। इस सरकार को एआईएमआईएम का समर्थन था। इस बम धमाके से अगले कुछ दिनों में राज्य सरकार के अलग अलग इलाकों से करीब 70 मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया गया। इस ब्लास्ट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी वही बयान दोहराया जो राज्य सरकार कह रही थी। कहा कि हमला बाहरी ताकतों ने करवाया है। लेकिन जैसे जैसे जांच में सरकार और प्रशासन की लापरवाहियां सामने आने लगी, ओवैसी का रुख भी बदलने लगा। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि जिन मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। करीब 1.5 साल बाद सभी गिरफ्तार युवक जेल से बाहर आए। एआईएमआईएम उनकी रिहाई का श्रेय लेने लगी। कहा गया कि पार्टी द्वारा आवाज उठाने की वजह से ही यह मुमकिन हो पाया। हालांकि कैरवन मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सिविल लिबर्टीज मॉनिटरिंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरी लतीफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस रिहाई में एआईएमआईएम की कोई भूमिका नहीं थी। उनके मुताबिक जब यह साफ हो गया कि युवक रिहा होने वाले हैं, तब एआईएमआईएम अचानक सामने आई और जमानत की राशि दिखाने लगी। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर ही धमाके में मारे गए लोगों के जनाजे जल्दबाजी में करवाए गए। एक गिरफ्तार युवक ने बताया कि उनके माता पिता मदद के लिए ओवैसी के पास गए थे, लेकिन उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिली। साल 2010 में जांच से साफ हो गया कि मक्का मस्जिद बम धमाका हिंदुत्ववादी चरमपंथियों ने करवाया था और जिन मुस्लिम युवकों को झूठे आरोपों में फंसाया गया था उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा दिया गया। जहां कुछ लोग इस पूरे मामले में ओवैसी के ढुलमुल रवैये को गलत मानते हैं, वहीं कुछ से शांति बनाए रखने की कोशिश बताते हैं। कैरवन की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के एक सीनियर पुलिस अफसर ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा था कि ओवैसी ने हालात को शांत करने में मदद की। यह मामला दंगे तक जा सकता था। उस अफसर के अनुसार ओवैसी ने हालात बिगड़ने से बचाने के लिए धमाके में मारे गए लड़कों को सुबह होने से पहले ही दफन कराने में मदद की। लेकिन इन सब बयानों पर ओवैसी के घर से आया एक बयान हमेशा भारी पड़ जाता है। तारीख थी 1 नवंबर 2012। रात का वक्त था। हैदराबाद में अचानक अफवाह फैल गई
कि कुछ लोग पुराने शहर में चार मीनार के पास बने भाग्य लक्ष्मी मंदिर का विस्तार कर रहे हैं। यह मंदिर चार मीनार के एक कोने पर बना है और इसे लेकर सालों से विवाद चला आ रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मंदिर चार मीनार से भी पुराना है। वहीं मुस्लिम पक्ष पुरानी तस्वीरें दिखाकर यह दलील देता है कि 1960 के दशक से पहले वहां मंदिर मौजूद ही नहीं था। उस रात अफवाह फैलने के बाद मंदिर समिति ने सफाई दी कि दिवाली की सजावट की जा रही थी, जबकि एआईएमआईएम का आरोप था कि मंदिर के विस्तार की योजना बनाई जा रही थी। एआईएमआईएम ने इस मामले में तब के कांग्रेस मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी से दखल देने की अपील की। इसी दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद एआईएमआईएम ने राज्य और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस से अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया और दोनों दलों के बीच पुराना गठबंधन टूट गया। हालांकि जानकारों का कहना है कि चार मीनार का विवाद दोनों दलों के बीच टूट की वजह जरूर बना, लेकिन अंदर खाने मनमुटाव पहले से ही चला आ रहा था, जिसकी वजह थी एक जमीन। जुलाई 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी को चिट्ठी लिखकर पार्टी से जुड़े एक एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए जमीन मांगी थी। अगस्त महीने में असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही मांग दोहराई थी। उसी महीने असदुद्दीन ओवैसी के सबसे छोटे भाई और पत्रकार बुरहानुद्दीन ओवैसी ने अपने अखबार एत्तेमाद के लिए सरकार से जमीन लीज पर देने की मांग की। सितंबर 2012 में अकबरुद्दीन ने एक बार फिर चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने मांग की कि एआईएमआईएम के मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल को जो जमीन लीज पर दी गई थी, उसका मालिकाना हक बदलकर उसी अस्पताल के नाम कर दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ने ओवैसी भाइयों की इन मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से कहा कि हम अल्पसंख्यकों से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार की निष्क्रियता से निराश हैं, जिसके चलते ओवैसी ने कांग्रेस से नाता तोड़ वाईएसआर के साथ गठबंधन कर लिया। इसी बीच हालात और बिगड़ते चले गए। दिसंबर 2012 के आखिर में अकबरुद्दीन ओवैसी ने आदिलाबाद में एक बड़ी रैली के दौरान भड़काऊ बयान दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और चुनौती देते हुए यहां तक कह दिया कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो, फिर दिखाता हूं कि किस में ज्यादा हिम्मत है। उनका वीडियो टीवी चैनलों पर तेजी से फैलने लगा, न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन बनने लगी। इसके बाद उन पर नफरत फैलाने और दंगे भड़काने के मामले दर्ज किए गए। अकबरुद्दीन इलाज का बहाना बनाकर लंदन चले गए, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार बढ़ती गई। 7 जनवरी 2013 की सुबह वो हैदराबाद लौटे। एयरपोर्ट पर मौजूद हजारों समर्थक अकबरुद्दीन ओवैसी को चारों तरफ से घेर कर घर ले गए। पुलिस घर पहुंची तो अकबरुद्दीन ने बीमारी का बहाना देकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने एआईएमआईएम के दूसरे नेताओं के पुराने मामलों को भी खंगालना शुरू कर दिया। इसमें असदुद्दीन ओवैसी का 8 साल पुराना मामला भी शामिल था, जिसमें उन पर मेडक जिले में एक मस्जिद गिराने से अधिकारियों को रोकने का आरोप था। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी को भी जेल भेज दिया गया। ओवैसी लगभग 2 हफ्ते तक जेल में रहे। जमानत पर रिहा होने के बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई ये कभी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद अकबरुद्दीन को भी लगभग 40 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई। असदुद्दीन ओवैसी से जब भी मीडिया में भाई के इस बयान के बारे में सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है कि मामला सब जुडिस है, फैसला अदालत सुनाएगी। कांग्रेस से अलग होने का मतलब था कि एआईएमआईएम हैदराबाद से बाहर निकलकर खुले तौर पर मुस्लिम वोटरों को आकर्षित कर सकती थी, खासकर उन इलाकों में जहां मुसलमान पहले कांग्रेस और उनके घटक दलों को वोट देते थे। 2012 के आखिर और 2013 की शुरुआत तक एआईएमआईएम महाराष्ट्र और कर्नाटक की कई नगरपालिकाओं में अपनी मौजूदगी बना चुकी थी। ये वो इलाके थे जो कभी हैदराबाद रियासत का हिस्सा हुआ करते थे, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, लेकिन ओवैसी की निगाहें नेशनल लीडरशिप की तरफ थी, क्योंकि साल 2014 का लोकसभा चुनाव आते आते भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी कांग्रेस पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी। देश भर में एक चेहरा तेजी से उभर रहा था, नाम नरेंद्र मोदी।
एक तरफ जहां चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कांग्रेस को महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेर रही थी, वहीं हिंदुत्ववादी राजनीति की आहट भी सुनाई दे रही थी। एक चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी को वही लोग प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं जिनकी राजनीति का मक्का मदीना पाकिस्तान है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। गिरिराज सिंह के इस बयान ने फिल्म का ट्रेलर दिखा दिया था कि देश की राजनीति आने वाले वक्त में किस तरफ करवट लेने वाली है। बहरहाल चुनाव हुए और बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई। कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। हालांकि ओवैसी अपनी सीट बचाने में सफल रहे। वो लगातार तीसरी बार हैदराबाद से सांसद चुने गए। 2014 में मिली हार के बाद कांग्रेस बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति के सामने बैकफुट पर आ चुकी थी। विपक्षी पार्टियों पर हिंदू विरोधी होने का टैग लगने लगा था। ऐसे में कांग्रेस और खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां हिंदू वोट बैंक के खिसकने के डर से मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाने से पहले फूंक फूंक कर कदम रखने लगी थी। लेकिन ओवैसी की राजनीति बिल्कुल इससे अलग थी। ओवैसी ने मौके का पूरा फायदा उठाया और देश की राजनीति में खुद को अलग थलग महसूस कर रहे मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास किया। लेकिन इस एकजुटता से जितना फायदा ओवैसी का हो रहा था, उससे कहीं ज्यादा फायदा बीजेपी का था। दोनों तरफ से पॉलिटिक्स को धर्म के आधार पर पोलराइज किया जा रहा था। एक तरफ ओवैसी के पास मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाकर एक नेशनल लीडर बनने का स्कोप था, वहीं दूसरी तरफ जब जब ओवैसी बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी बताते तो भाजपा इसका इस्तेमाल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए करती। यही वजह थी कि जैसे जैसे ओवैसी देश की राजनीति में आगे बढ़ने लगे तो विपक्षी दल उन्हें भाजपा की बी टीम बताने लगे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अब AIMIM के पीछे लामबंद होने लगा था, जिसने भाजपा के विपक्षी दलों का चुनावी खेल बिगाड़ दिया था और इसका सीधा फायदा मिला भाजपा को। 2014 में ही महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए। ओवैसी ने इस चुनाव में अपने 24 उम्मीदवार उतारे। हैदराबाद से बाहर पैर पसार रहे ओवैसी को यह अंदाजा हो चुका था कि अगर नेशनल लीडरशिप में खुद को स्थापित करना है तो सिर्फ मुस्लिम वोटरों से काम नहीं चलने वाला। इसी वजह से उन्होंने दलितों को भी पार्टी के साथ जोड़ना शुरू किया। पहली बार उन्होंने दलितों से जुड़े मुद्दे उठाने शुरू किए। इसी चुनाव में उन्होंने नारा दिया था, जय भीम जय मीम। यहां मीम का मतलब मुसलमान और भीम का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के सहारे दलित वोटरों को साथ लाना था। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले थे, क्योंकि ओवैसी ने हैदराबाद के बाहर की राजनीति में एंट्री का बिगुल फूंक दिया था। महाराष्ट्र चुनाव में AIMIM ने 2 सीटें बायकुला और औरंगाबाद अपने नाम कर ली थी। महाराष्ट्र के बाद अब बारी थी बिहार की। महाराष्ट्र में मिली कामयाबी के बाद ओवैसी को लगा कि अब दूसरे राज्यों में भी किस्मत आजमाई जा सकती है, खासकर उन विधानसभा या लोकसभा की सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी प्रभावी है। 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। ओवैसी ने सीमांचल पर फोकस किया। सीमांचल बिहार के उत्तर पूर्व का इलाका है। इसमें 4 जिले पड़ते हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। इन चारों जिलों में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह इलाका मुस्लिम बहुल है। इसी क्षेत्र से कभी शहाबुद्दीन, शाहनवाज हुसैन और पत्रकार से नेता बने MJ अकबर चुनाव जीत चुके हैं। ओवैसी ने बिहार में यहीं से अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश की। उन्होंने जमकर जनसभाएं की, हर मंच से मुस्लिम और दलित वोटरों को एकजुट करने की बात कही। ओवैसी ने सीमांचल की जनता से पूछा कि 50 साल में कांग्रेस, RJD और JDU को वोट देने के बाद उन्हें क्या मिला। इसके पीछे ओवैसी की सोची समझी रणनीति थी। वो जानते थे कि मुस्लिम वोटर भाजपा को वोट नहीं देंगे और अगर उन्हें सीमांचल के मुसलमानों का वोट चाहिए तो कांग्रेस, RJD और JDU पर निशाना साधना होगा। हालांकि ओवैसी ये भी जानते थे कि इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उन्हें भाजपा और RSS को भी निशाने पर लेना होगा। 2015 के चुनाव में ओवैसी ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि ये लोग सीमांचल के मुसलमानों को बांग्लादेशी समझते हैं और उन्हें शक की नजर से देखते हैं। ओवैसी ने साफ कहा कि हम 1200 साल से यहां रह रहे हैं, हमें वफादारी का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमारी कब्रें भी गवाही देंगी कि हम यहीं के हैं। इसी भाषण में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरा। ओवैसी ने अमित शाह के उस बयान पर चुटकी ली जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में बीजेपी हारी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। इस पर ओवैसी ने कहा कि चुनाव बिहार में हो रहे हैं,
पाकिस्तान में नहीं। उनकी हैदराबादी उर्दू, ऊंची आवाज और बीजेपी आरएसएस विरोधी तेवर सीमांचल के मुसलमानों को खूब पसंद आए। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। मोदी के इस बयान पर कि बिहार सरकार मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, ओवैसी ने कहा कि आरक्षण हमारा संवैधानिक हक है, इसे दलितों और पिछड़ों से कोई छीन नहीं सकता। माने ओवैसी मुसलमानों के साथ साथ दलित वोटरों के भी हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि चुनाव में उतरने से पहले ही कांग्रेस और आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टियों ने ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताना शुरू कर दिया था, जिस पर ओवैसी ने तीखे शब्दों में कहा था कि बिहार में जिन सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां उन्होंने जनता से अपील की है कि वो धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को ही अपना वोट दे। यानी ओवैसी ने भाजपा की विरोधी पार्टियों को ही वोट देने की बात कही थी। लेकिन जब उन्हें भाजपा की बी टीम कहा गया तो उन्होंने कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू को निशाने पर लेते हुए तीखे शब्दों में कहा कि वो अहंकार में चूर हैं और वो एआईएमआईएम को चुनाव में भाग नहीं लेने देना चाहते। उन्होंने कहा, अगर आप सीमांचल क्षेत्र को देखें तो 2010 में भाजपा ने 24 में से 13 सीटें जीती थी। क्या इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूं? और मुस्लिम प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी है, इसलिए उनकी पोल खुल रही है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल में ये ओवैसी की पहली बड़ी कोशिश थी, लेकिन एआईएमआईएम इस चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई। हालांकि पार्टी को अच्छा वोट प्रतिशत मिला। इसी का फायदा पार्टी को साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। इस चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन इस कैट फाइट का नतीजा यह हुआ कि सीमांचल, जिसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है, वहां भाजपा 24 में से 8 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि बाद में एआईएमआईएम के 5 विधायकों में से 4 आरजेडी में शामिल हो गए। पार्टी में सिर्फ एक विधायक बचे, अख्तरुल ईमान। इन्हीं के नेतृत्व में एआईएमआईएम सीमांचल में चुनाव लड़ रही थी। 4 विधायकों के पार्टी छोड़ देने के बावजूद सीमांचल के लोगों के बीच एआईएमआईएम की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में बिहार में एआईएमआईएम का कैडर मजबूत हुआ। लेकिन साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी किसी और ही रणनीति पर काम कर रहे थे। मानो वो भाजपा की बी टीम का टैग अपने ऊपर से हटाना चाहते हों। एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन आरजेडी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद एआईएमआईएम ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। ओवैसी की पार्टी ने बिहार के 16 जिलों में कुल 32 उम्मीदवार उतारे, जिनमें से अकेले सीमांचल की 24 सीटें थी। इस चुनाव में ओवैसी ने हर उस मुद्दे को उठाया जो मुस्लिम वोट बैंक को सीधे प्रभावित करते थे। फिर चाहे वो किसी मुस्लिम उम्मीदवार की जगह मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद दिए जाने की बात हो, या फिर तेजस्वी यादव द्वारा उन्हें चरमपंथी कहना हो। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर ओवैसी ने कहा कि बिहार की सिर्फ 2% मल्ला आबादी के नेता डिप्टी सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, तो क्या आदम यानी मुसलमानों का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दिया। यह बयानबाजी सीमांचल के लोगों को खूब रास आई। चुनाव के नतीजे आए तो एक बार फिर एआईएमआईएम ने बिहार की 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। सोचिए, उस चुनाव में जहां कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई, वहां अकेले ओवैसी की छोटी सी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। मुकेश सहनी, जिन्हें महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, उनकी पार्टी वीआईपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। बिहार से चलते हैं अब यूपी की तरफ। बिहार के साथ साथ ओवैसी की निगाहें यूपी की तरफ भी टिकी थी। उन्हें लगा कि अगर यूपी में मुस्लिम और दलित वोट एक साथ आ जाएं, तो एआईएमआईएम को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिल सकती है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले थे। 403 सीटों वाले इस चुनाव में ओवैसी ने कुल 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों की थी, जैसे सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और आगरा। यहां भी ओवैसी ने मुस्लिम वोटरों के साथ साथ दलितों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन इस चुनाव में एआईएमआईएम को कोई खास सफलता नहीं मिली। पार्टी को सिर्फ 0.24% वोट ही मिले। इसके बाद साल 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव आया। ओवैसी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे। शुरुआत में योजना थी
कि वो ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजभर बीजेपी के साथ चले गए। इसके बाद एआईएमआईएम ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस बार पार्टी ने 96 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। नतीजा फिर वही रहा। एआईएमआईएम की ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई। पार्टी को सिर्फ 0.45% वोट परसेंटेज ही मिले, यानी कि ओवैसी बिहार जैसा करिश्मा यूपी में नहीं दोहरा पाए। हालांकि इसी उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान 3 फरवरी 2022 की एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। मेरठ में रैली कर लौटते वक्त हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी के काफिले पर 2 युवकों ने 9mm पिस्टल से 3 से 4 गोलियां चलाई। गोलियां ओवैसी की गाड़ी के शीशे में लगी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। ओवैसी ने इस घटना को बीजेपी की सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। पुलिस ने कुछ ही देर में एक हमलावर को पकड़ लिया और बाद में दूसरे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों का नाम सचिन और शुभम था। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के साल 2004 में दिए एक बयान से खफा थे, जिसमें अकबरुद्दीन ने कहा था कि ये जो ताजमहल और कुतुब मीनार हैं वो हमारे बाप दादाओं का है। इसी बयान से नाराज होकर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर गोलियां चलाई थी। बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में घोषणा की कि ओवैसी को Z कैटेगरी सुरक्षा दी जाएगी। ओवैसी का आरोप था कि सुरक्षा देने में जानबूझकर देरी की गई। ओवैसी पर गोलियां चलाने वाले आरोपी अब जमानत पर बाहर आ गए हैं। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अब आते हैं उस कहानी की तरफ जिसने ओवैसी को हैदराबाद से बाहर पूरे देश में पहचान दिलाई। असदुद्दीन ओवैसी जब पहली बार साल 2004 में संसद पहुंचे तो उन्हें 2 प्लेटफॉर्म्स की ताकत का बाखूबी अंदाजा हो गया था। पहला संसद और दूसरा मीडिया। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का उन्होंने बाखूबी इस्तेमाल किया। वो लगातार संसद और मीडिया में मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे। साल 2014 ओवैसी के करियर का टर्निंग पॉइंट था। बीजेपी चुनाव जीत चुकी थी। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के सहारे बीजेपी बहुसंख्यक वोट बैंक तैयार कर रही थी। इसके अलावा बीजेपी एक के बाद एक कई बिल संसद में पेश कर रही थी, जिससे आम मुसलमान आशंकित थे। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल विरोध तो कर रहे थे, लेकिन एक दायरे तक। इन दलों के विरोध में वो ताप नहीं था जो ओवैसी लेकर आते थे। साथ ही ओवैसी की दलील ये थी कि बाकी दल सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिम लीडरशिप तैयार नहीं करते। और ये मैसेज घर घर तक पहुंचे, इसके लिए ओवैसी ने मीडिया का सहारा लिया। टीवी की प्राइम टाइम डिबेट्स में ओवैसी अक्सर दिखने लगे। सर पर टोपी, दाढ़ी और उर्दू और अंग्रेजी में अपनी बात कर रहे ओवैसी की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कई पत्रकार बताते हैं कि ओवैसी की बातों से आप भले ही ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों में तर्क होता है। तब सोशल मीडिया भी भारत में काफी पॉपुलर हो रहा था। ओवैसी के भाषणों के क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगे थे। ओवैसी कभी संसद में मोदी सरकार को चुनौती देते, बिल की कॉपी फाड़ते दिखते, तो कभी रैलियों में कांग्रेस, सपा, राजद जैसी पार्टियों को चुनौती देते। फिर ट्रिपल तलाक, सीएए, एनआरसी, यूसीसी, वक्फ जैसे मुद्दे आए तो सड़क से लेकर संसद तक ओवैसी उन सभी शंकाओं को पूरी दृढ़ता से उठाते दिखे जो आम मुसलमानों के मन में थी। आम मुसलमानों की नाराजगी को ओवैसी अपने तर्क के सहारे आवाज दे रहे थे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। 2019 में इसे आपराधिक श्रेणी में लाने के लिए संसद में बिल पेश किया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का लोकसभा में कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गैर कानूनी करार दे दिया है, अब इसे आपराधिक कानून बनाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक अब वॉइड है, यानी शादी खत्म नहीं होती है। जब शादी खत्म नहीं होती है और हमने कानून बनाया है, क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 498 आईपीसी, 125 सीआरपीसी और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986. So because of this, your bill, purported bill, does not satisfy intelligible differentia. ओवैसी ने आगे कहा कि अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अपनी पत्नी को गलत तरीके से तलाक देता है या क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसे 1 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम मर्द ट्रिपल तलाक देता है तो उसे 3 साल की सजा दी जाएगी। ओवैसी ने इसे डिस्क्रिमिनेटरी बताया।
सर, अगर कोई नॉन मुस्लिम हस्बैंड को कोई केस में डाला जाएगा, उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा, क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन नहीं है सर? लल्लन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में ओवैसी ट्रिपल तलाक पर एक सवाल रेज करते हुए कहते हैं कि अगर कोई पुरुष ट्रिपल तलाक के मामले में 3 साल की सजा काटकर जेल से लौटेगा तो क्या उसकी पत्नी उस रिश्ते को आगे बढ़ाएगी जिसमें उसके साथ ज्यादती हुई और उसे तलाक दिया गया? ओवैसी आगे कहते हैं कि इस कानून में बर्डन ऑफ प्रूफ यानी केस साबित करने का पूरा बोझ पति पर डाल दिया गया है। ओवैसी के मुताबिक कानून ट्रिपल तलाक पर नहीं बल्कि पति द्वारा पत्नी को बेसहारा छोड़ देने के खिलाफ बनना चाहिए था। हालांकि यह बिल संसद से पारित हो गया और आज ट्रिपल तलाक देने पर 3 सालों की सजा है। ओवैसी कहते हैं कि मैं ट्रिपल तलाक को गलत मानता हूं और इसे देना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी जाएगी तो समानता के आधार पर कानून रद्द हो सकता है। वक्त बीता और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, अयोध्या वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद पर फुल स्टॉप लगाते हुए फैसला सुनाया और राम मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अलग जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया। इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलिबल नहीं है। मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर काफी कुछ कहा था। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबन्नी है। 5 एकड़ जमीन के सवाल पर ओवैसी ने सख्त लहजे में कहा कि हमें खैरात की जमीन नहीं चाहिए, ये हमारी शहादत का अपमान है। मगर इन तमाम कमजोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ ज़मीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की ज़रूरत नहीं है 5 एकड़ ज़मीन की। मीडिया से बातचीत के दौरान ओवैसी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई उस जमीन पर अगर मस्जिद भी बनती है तो वो उस मस्जिद में कभी कदम नहीं रखेंगे। अयोध्या वर्डिक्ट को कुछ ही वक्त गुजरे थे कि देश भर में एक और मुद्दे ने तूल पकड़ ली। यह मुद्दा था सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। इस कानून को लेकर देश भर में खूब प्रोटेस्ट हुए। बीजेपी ने जैसे ही इस बिल को संसद में टेबल किया, ओवैसी को अपनी बात रखने का एक और मौका मिल गया। ओवैसी ने कहा कि जब भारत के संविधान की प्रस्तावना लिखी जा रही थी तो उसमें किसी भगवान या खुदा के नाम से नहीं लिखा गया। अब एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसकी बुनियाद ही मजहब है। जब संविधान का प्रियम्बल लिखा जा रहा था तो उसको भगवान खुदा के नाम से ही लिखा गया। अब वो ऊंचाई और ये पस्ती देखिए आप कि एक कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी एनआरसी से जोड़कर संसद में अपनी बात रखी। उनका कहना था कि यह कानून असंवैधानिक है। ओवैसी के मुताबिक यह कानून मुसलमानों को नागरिकता के दायरे से बाहर करता है जबकि दूसरे धर्मों के प्रवासियों को फायदा पहुंचाता है। ओवैसी ने भरे संसद में इस बिल की कॉपी फाड़ दी। आप यह कानून बना रहे हैं और जब एनआरसी हो जाएगा, अगर अमित शाह साहब का नाम नहीं आएगा और उन्हीं के पार्टी के किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आएगा तो सीएबी के जरिए अमित शाह का नाम आ जाएगा, मुसलमान का नाम नहीं आएगा। यह इनकी साजिश है कि स्टेटलेस बनाना मुसलमानों को। फरवरी 2020 में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक एंटी सीएए रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने भारत से मोहब्बत की बात कही। क्या कर सकते आप करो, मगर मैं अब वतन में रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होगी तो हम सीना दिखाएंगे, मार गोली। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने यूसीसी बिल पास कर दिया और उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, इसके तहत शादी, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे पर्सनल मामलों में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। मुसलमानों की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि इस कानून से उनका शरिया आधारित कानून छिन जाएगा जो निकाह, मेहर, तलाक और इनहेरिटेंस जैसी परंपराओं पर टिका है।
असदुद्दीन ओवैसी ने इसका कड़ा विरोध करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने यूसीसी को हिंदू कोड फॉर ऑल कहा, माने एक हिंदू केंद्रित सिस्टम को सब पर थोपा जा रहा है। लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद बीजेपी ने साल 2024 में एक और बिल संसद में टेबल कर दिया। वो था वक्फ संशोधन विधेयक। इसे लेकर केंद्र सरकार ने दावा किया कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता बढ़ाना और दुरुपयोग रोकना है। इसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य करना और केंद्रीय वक्फ परिषद बनाना जैसे प्रावधान थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इसका कड़ा विरोध किया। इसे मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर हमला बताया। उनका तर्क था कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है और मुसलमानों के धार्मिक संस्थानों जैसे मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान पर सरकारी दखल बढ़ाएगा। उन्होंने इसे लुटेरों का कानून कहा और भाजपा पर भेदभाव का आरोप लगाया। संसद से बिल पास होने के बाद ओवैसी समेत मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें 40 से ज्यादा प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। उनका कहना था कि यह कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकार छीनता है और समाज में अस्थिरता पैदा कर सकता है। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि जितने भी ऐसे मुद्दे पिछले 10-15 सालों में मुसलमानों से जुड़े थे, उनमें जो सबसे मुखर आवाज रही वो थी असदुद्दीन ओवैसी की। लेकिन वो कहते हैं ना कि ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ऐसा ही कुछ असदुद्दीन ओवैसी के भी केस में है। एआईएमआईएम पर लंबे समय से वक्फ की जमीनों को लेकर विवाद और आरोप लगते रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान। और तेलंगाना, खासकर हैदराबाद, वक्फ संपत्तियों के मामले में काफी समृद्ध माना जाता है। विरोधियों का कहना है कि एआईएमआईएम के कुछ नेता और उनके करीबी लोग इन जमीनों का गलत इस्तेमाल करते हैं और कई बार अवैध कब्जों को बचाने में मदद करते हैं, जबकि पार्टी खुद को वक्फ संपत्तियों का रक्षक बताती है और अवैध कब्जों के खिलाफ सीबीआई या सीआईडी जांच की मांग करती रही है। असदुद्दीन ओवैसी इन सभी आरोपों को लगातार खारिज करते आए हैं और उन्हें राजनीति से प्रेरित बताते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये विवाद पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। कैरवन मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे चर्चित मामला साल 2011 का है, जब हैदराबाद के चंद्रायण गुट्टा इलाके में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर जमीन विवाद को लेकर हमला हुआ, जिसमें एक हमलावर की मौत हो गई और अकबरुद्दीन करीब 19 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे। हालांकि विरोधियों ने इस मामले में उन पर ही कब्जे की नीयत का आरोप लगाया। इसी तरह साल 2016 में असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर एमजे अकबर पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और लापरवाही के आरोप लगाकर उन्हें हटाने की मांग की, जिसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ। जबकि विरोधियों का दावा था कि अकबर वक्फ जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहे थे। इन विवादों से जुड़ा एक उदाहरण दरगाह शाह खामोश का भी है, जहां 2024 की एक जांच में इसके मुतवल्ली सैयद अकबर निजामुद्दीन पर वक्फ जमीन की अवैध बिक्री का आरोप लगा और उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया। जबकि ओवैसी ने इन सभी मामलों को पुराने और राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि इनमें कुछ भी साबित नहीं हुआ है। संसद और मीडिया में अपनी बात बेबाकी से रखने वाले ओवैसी कई बार कुछ ऐसा भी बोल गए जिससे काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई। साल 2016 की बात है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया। कहा कि देशभक्ति सिखाने के लिए युवाओं को भारत माता की जय बोलना सिखाया जाना चाहिए। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने महाराष्ट्र के लातूर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो भारत माता की जय कभी नहीं बोलेंगे, भले ही गले पर छुरी रख दी जाए। ओवैसी ने कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि किसी को भारत माता की जय बोलना ही होगा। ओवैसी का तर्क था कि यह नारा राष्ट्र को एक देवी के रूप में पूजने जैसा है, जो इस्लामिक विश्वासों के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ एक ईश्वर की इबादत की जाती है। वो कहते हैं, मैं किसी और को बोलने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। यह नारा बोलना देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं है। ओवैसी ने जोर दिया कि स्वतंत्र संग्राम में कई नारे थे, जैसे इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद, लेकिन किसी एक को थोपना मुसलमानों को गैर राष्ट्रवादी ठहराने की साजिश है।
उन्होंने कहा, देशभक्ति को इस तरह परिभाषित करके आप मुसलमानों को अप्रत्यक्ष रूप से गैर देशभक्त बता रहे हैं, जबकि हम नहीं है। इस बयान ने काफी विवाद खड़ा कर दिया। शिवसेना ने ओवैसी को पाकिस्तान जाने की सलाह तक दे दी। इस विवाद के बीच आया गीतकार जावेद अख्तर का बयान। 15 मार्च 2016 का दिन था, जावेद अख्तर के राज्यसभा कार्यकाल का आखिरी दिन। जावेद अख्तर ने ओवैसी का नाम लिए बिना कहा कि एक साहब हैं जो कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भारत माता की जय बोलना ही होगा। जावेद अख्तर ओवैसी के बयान पर चुटकी लेते हुए कहते हैं कि संविधान में तो टोपी शेरवानी भी पहनने के बारे में नहीं लिखा गया है। स्लोगन को लेकर ओवैसी एक बार फिर सुर्खियों में तब आए जब 9 दिसंबर 2025 को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक विशेष बहस रखी गई। इस चर्चा में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि वंदे मातरम गाने को किसी पर भी जबरदस्ती थोपना संविधान के खिलाफ है। ओवैसी का तर्क था कि वंदे मातरम में मातृभूमि को देवी के रूप में देखा गया है, जो एक रिलीजियस सिंबल है, और इसे जबरन लागू करना अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिकों से लॉयल्टी सर्टिफिकेट मांगना गलत है और गांधी, अंबेडकर या टैगोर जैसे नेताओं ने कभी देशभक्ति को जबरन थोपने की कोशिश नहीं की। ओवैसी को एक तरफ बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, दूसरी तरफ बीजेपी ओवैसी को एक ऐसे नेता की तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है जो उसका धुर विरोधी है। लेकिन ओवैसी के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब सोशल मीडिया पर हर तरफ ओवैसी ओवैसी छाए रहे। ओवैसी की जमकर तारीफ हो रही थी। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी। लोगों से कुरान की आयतें पढ़ने को कहा गया, जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। यह हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने किया था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। फिर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस पूरे तनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी के बयान सोशल मीडिया पर छाए रहे। जो ओवैसी सरकार की मुखर आलोचना कर रहे थे, वही इस बार पाकिस्तान की कायराना हरकतों पर खुलकर बरसते दिखे। हमले के 2 दिन बाद यानी 24 अप्रैल 2025 को ओवैसी ने देश के तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर इस आतंकी हमले का विरोध करें। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान की तुलना ISIS से करते हुए कहा कि तुम खुद को न्यूक्लियर पावर कहते हो, लेकिन निर्दोष लोगों की हत्या का जवाब नहीं दे सकते। धर्म के नाम पर लोगों को मारना क्या दीन और इस्लाम है? ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन बन चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद है और वो आतंकवाद फैलाने में लगा हुआ है। उन्होंने TRF जैसे संगठनों के खिलाफ वैश्विक अभियान चलाने की मांग की और कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी जिहाद के नाम पर हत्याएं करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद 4 मई को दिए एक और बयान में ओवैसी ने सरकार से कहा कि पहलगाम हमले के बाद की सैन्य कार्रवाई को बीच में नहीं रोका जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने का यह सही मौका था। यह ओवैसी का वो रूप था जो पहले बहुत कम लोगों ने देखा था। बाद में एक इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा कि पहलगाम पर उनके बयान का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या देखकर वो अंदर से टूट गए थे और वही दर्द उनके शब्दों में बाहर आया। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि ओवैसी भारत में एक ऐसे नेता बनकर उभरे जो मुस्लिम समुदाय के हक के लिए खुलकर आवाज उठाता है, और यही कारण है कि धीरे धीरे वो कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों और RJD जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अब धीरे धीरे ओवैसी के पीछे लामबंद होता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कभी पाकिस्तान परस्ती का ठप्पा लिए AIMIM अब भारतीय राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल हैदराबाद के इस नेता को हिंदुस्तान का बड़ा नेता बनने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। अब देखना यह होगा कि क्या ये रास्ता ओवैसी अकेले तय करते हैं या फिर उन्हें किसी बड़े सहारे की दरकार होगी। तो ये थी असदुद्दीन ओवैसी के जीवन की पूरी कहानी, जिसे लिखा था मेरे साथी रब्बानी आजाद ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने।
यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किस्सा के अगले एपिसोड में आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो भी जरूर लिखिए। जानकारी से भरे ऐसे ही और एपिसोड्स देखने के लिए देखते रहिए खबरगांव। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, शुक्रिया।